अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह कंजेनाइटल सिफिलिस के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये एक छोटे से बैक्टीरिया की तस्वीर पेश की गई है जिसको ट्रैपोनीमा पैल्डियम के नाम से जानते हैं, और यही वो जरसूमा है जिसके हमले की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। जब ये बालिगों में पैदा होता है तो सिर्फ सिफिलिस के नाम से जाना जाता है, और ये जब माँ के प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चे में मुंतकिल होता है तो इसको हम कंजेनाइटल सिफिलिस के नाम से जानते हैं। आइए हम आगे इसकी मज़ीद तशरीह देखते हैं। क्या इसकी तारीफ़ है। हमल के दौरान अगर माँ में सिफिलिस हो, यानी माँ ट्रैपोनीमा पैलिडम का हादसे का शिकार हो और जरासीम प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चे में मुंतकिल हो जाए, तो इसे हम आतिश खलकी या कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं। यानी सिफिलिस जब माँ से बच्चे में मुंतकिल हो जाए, और सिफिलिस का वजह ट्रैपोनीमा पैलिडम नामी जरसूमा का हमला है। जब माँ इस बैक्टीरिया या जरसूमा के हमले का शिकार होती है तो यही माँ से बच्चे में मुंतकिल हो जाता है, जिसको कंजेनाइटल सिफिलिस, सिफिलिस इन न्यूबॉर्न या आतिश का खलकी कहते हैं। कंजेनाइटल सिफिलिस इज़ एन इन्फेक्शन। कंजेनाइटल सिफिलिस इज़ एन इन्फेक्शन। Congenital syphilis is an infection of the fetus or newborn by Treponema pallidum transmitted transplacentally। प्लेसेंटा के ज़रिए, बर्थ कैनाल के ज़रिए, नाल के ज़रिए माँ से बच्चे में मुंतकिल होती है जब ये माँ सिफिलिस का शिकार पहले से है। इसका फैलाव कैसे होता है। नंबर 1, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, यानी प्लेसेंटा के ज़रिए माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है। कब होता है। विलादत के वक्त में। रिस्क हाईएस्ट इफ़ मदर हैज़, बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरा बना रहता है जब माँ के अंदर सिफिलिस हो और उसका इलाज माक़ूल न किया गया हो। और ये दो तरीक़े का होता है। एक को जो है अर्ली सिफिलिस कहते हैं, अर्ली कंजेनाइटल सिफिलिस, और दूसरे को लेट कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब सिफिलिस के अलामात विलादत के और 2 साल के उम्र, नवमौलूद के 2 साल के उम्र से पहले जो है दिखाई पड़ती हैं, तो इसको हम अर्ली कंजेनाइटल सिफिलिस के नाम जानते हैं। बर्थ टू 2 ईयर्स, यानी पैदाइश से लेकर के 2 साल तक के अंदर अगर दिखाई पड़ रही है तो इसको हम कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं। लेट सिफिलिस जब 2 साल की उम्र के बाद किसी भी उम्र में दिखाई पड़े तो इसको हम लेट कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं। हत्ता कि इसका जरसूमा पैसिव पड़ा रहता है 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी लेट कंजेनाइटल सिफिलिस देखने को मिल सकती है। जो अर्ली है वो 2 साल के अंदर दिखाई पड़ती है, और जो लेट है वो 2 साल के बाद ज़िंदगी में कभी भी दिखाई पड़ सकती है। अब अलामात में क्या है। सबसे पहला अलामात जो ख़ास है, स्नफल्स जिसको बोलते हैं, यह आपको दिखाया गया है। बच्चे के नाक से रतूबत का अखराज हो रहा है। इस रतूबत में फासिद मादा भी हो सकता है और दमवी खून भी हो सकता है। यानी नाक से फासिद अखराजात, फासिद मवाद का अखराज, नाक से फासिद मवाद के अखराज को स्नफल्स कहते हैं या नेज़ल डिस्चार्ज कहते हैं। दूसरी अलामत यह है कि इसका जो है पैर का पंजा और हाथ का पंजा, ये दोनों जो है चकत्ते यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। वही चीज़ यहाँ भी दिखाई गई है। और तीसरी अलामत यह है, ये नंबर 1 जो है इसका जो है रतूबत का अखराज, नंबर 2 चकत्ते, और नंबर 3 जो है एनीमिया, यानी उसके अंदर आयरन की कमी हो सकती है, जिसको हम तिब्बी इस्तिलाह में क़िल्लत दम, एनीमिया जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, तिब्बी इस्तिलाह में क़िल्लत दम के नाम से जाना जाता है। और चौथा है
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट्स का खून में तादाद कम हो जाती है। अमूमी तौर पर खून के 1 माइक्रोलीटर, अभी हम आपको बताएंगे कि 1 माइक्रोलीटर कितना होता है। 1 माइक्रोलीटर में प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का शिकार इंसान हो जाता है तो इसकी तादाद घट जाती है। ये डाउन एरो में इसमें तादाद में गिरावट आ रही है। कितनी गिरावट हो जाएगी? लेस दैन 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम हो जाती है। 1 लाख भी हो सकती है, 75,000 भी हो सकती है, 90,000 भी हो सकती है। लेस दैन 1.5 लाख जब हो जाएगी तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। आइए हम समझते हैं कि 1 माइक्रोलीटर क्या है। 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 10⁻6 लीटर, इसको हम जो है ये कहते हैं। और अगर इसको आप मैथमेटिक्स में देखेंगे तो 1 माइक्रोलीटर 1 मिलीलीटर का 1000वां हिस्सा होता है। 1/1000 मिलीलीटर, ये मैथमेटिक्स है। थोड़ा सा आपको प्राइमरी जानकारी चाहिए, यानी 1 मिलीलीटर खून की भी 1000वें हिस्से में। अब आप कहेंगे कि इतनी छोटी सी मिकदार में खून कैसे हासिल करते हैं, तो तलबा इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसको कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन। आप 10 मिलीलीटर टेस्ट ट्यूब में पानी ले लीजिए और उस पानी का 1 मिलीलीटर फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, जिसका जो है 9-10 मिलीलीटर जो है रखा गया है, उसमें 1 मिलीलीटर ये मिला दीजिए। जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें 1/10 हो जाएगा। ये आप इसको समझिए इस तरीके से। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने 10 मिलीलीटर पानी भर दिया है और इसमें कोई भी मटेरियल डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो है इसके 1 मिलीलीटर ट्रांसफ़र करते हैं। 1 मिलीलीटर ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर? दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसका भी वॉल्यूम जो है 10 मिलीलीटर होता है। इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जो यहाँ पर आपको इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा पहले के निस्बत में। फिर इसी तरीके से इसका एक बूंद कहीं दूसरी जगह टेस्ट ट्यूब है और तीसरी टेस्ट ट्यूब है और इसमें भी 10 मिलीलीटर भरा हुआ है और इसका 1 मिलीलीटर फिर आप जो है इसमें डाल देंगे। तो अब ये जो है इस तरीके से इसका कंसंट्रेशन 1/100 हो जाएगा और इसी तरीके से आप जो है छोटी से छोटी क्वांटिटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स का हिस्सा है इसको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि कंजेनाइटल सिफिलिस बच्चे में माँ के ज़रिए मुंतकिल होने वाला एक बहुत ही शदीद किस्म की बीमारी है। और ये बीमारी माँ में कैसे पैदा होती है ये आपके लिए दिखाया गया था इस जो है वीडियो में, कि ये ट्रेपोनीमा प्लैडियम है। ये जरसूमा है जो रॉड शेप होता है, स्पाइरल जो है रॉड शेप होता है और इसी जरसूमा के हमले की वजह से माँ शिकार होती है। और जब माँ शिकार होती है उस माँ का इलाज नहीं हो पाता है हमल के दौरान या हमल से कब्ल, तो फिर ये माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है। इसी मुंतकिली को जो सिफिलिस है माँ से बच्चे में मुंतकिल हो रही है, इसको हम कंजेनाइटल सिफिलिस या आतिस्क खलकी के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको दिखाया गया है इसके अलामात दिखाए गए हैं। ये फासिद मवाद का अखराज उसकी नाक से होगा, जिसे स्नफल्स या अखराज रतूबत के नाम से हम जान सकते हैं। ये रैश जो है उसके पैर में, उसके हाथ के दोनों जगह जो है इस पर निशानात चकत्ते हो जाएंगे। तीसरा जो है एनीमिया, किल्लत दम यानी ऑक्सीजन ये आयरन की कमी हो जाएगी। और नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की तादाद जो उमूमी तौर पर 1.5 लाख से 4.5 लाख के अंदर होती है, घट करके 1.5 लाख या इससे कम हो जाती है। इससे खून के जमने में दिक्कतें और दुश्वारियाँ आती हैं और हमारे हड्डियों में भी कमज़ोरी हो सकती है। बेवजह हड्डियाँ
में क्रैक, आप देखिए क्रैक आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सारे अलामात इसके हैं। और अब वही अलामात यहाँ फिर आ गए, स्नफल्स, रैश, और एक चीज़ यहाँ पर रह गई, हिपैटोमेगैली। ये हिपैटोमेगैली क्या है? लीवर का भी हजम बढ़ जाएगा, लीवर का हजम बढ़ जाएगा और स्प्लीन दोनों का जो है हजम बढ़ जाएगा, उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। वैसे अमूमन लीवर का जब साइज़ बढ़ जाता है तो इसको हेपेटोमेगैली कहते हैं। उसी तरह जब स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है तो इसको स्प्लेनोमेगैली कहते हैं। लेकिन एक वक्त दोनों के साइज़ में इजाफा हो जाए, कबिद के भी साइज़ में इजाफा हो जाए और तहाल या स्प्लीन के भी हजम या साइज़ में इजाफा हो जाए, तो इसको हम हिपैटो स्प्लेनोमेगैली कहते हैं। यानी इंक्रीज इन द साइज ऑफ लीवर एज वेल एज इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्प्लीन, बोथ आर इफेक्टेड। चाहे हमारा कबिद है वो भी जो है असरअंदाज हो जाता है, उसकी हजम बढ़ जाती है, और स्प्लीन उसकी भी हजम बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही इसीलिए तकलीफ दे शदीद मर्ज समझा जाता है। और एनीमिया और थ्राइम्बोसाइटोपेनिया पहले हमने बता दिया, इसमें ऑक्सीजन आयरन की कमी हो जाएगी। यानी अब जब आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन ही जो है ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैसे करता है? ये हीमोग्लोबिन को मुख्तसर में HB से जो है हम डिनोट करते हैं। और इसमें जो है बैरूनी फ़िज़ा से ऑक्सीजन जो एल्वेलाई के ज़रिए हमारे फेफड़े के ज़रिए जिस्म दाखिल होती है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये इक्विलिब्रियम का निशान है, इसको थोड़ा सा पॉइंट पर पतला कर लेने दीजिए। तो अभी हम आपको बताते हैं। ये आपका हीमोग्लोबिन है जिसको हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस ऑक्सीजन आपकी मिलेगी जो बैरूनी फ़िज़ा से जिसके अंदर एल्वेलाई के ज़रिए दाखिल हुई है। ये आपका इक्विलिब्रियम का निशान है, यानी ये आगे भी रिएक्शन जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। और HbO2 नामी कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये पूरे जिस्म में जो है सर्कुलेट करता है, और जिन खलियात को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। जैसे एक सब्ज़ी फरोश ठेले पर सब्ज़ियां लेकर के पूरे मोहल्ले में, बाज़ार में, सड़क पे, चौराहे पर सब्ज़ियां बेचता है, और जिसको ज़रूरत होती है सब्ज़ी ले लेता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरे को ज़रूरत होती है वो ले लेता है, फिर आगे बढ़ लेता है। उसी तरह से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जज्ब करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है, और जिस खलियात को, अज़ू की खलियात को जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी ऑक्सीजन मुहैया करा दी जाती है, और फिर उसके बाद फिर ये आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, खलियात उसका इस्तेमाल कर लेंगे ऑक्सीजन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वरीद के ज़रिए, ये काम तो जो है शराइन में हो रहा था, आर्टरीज में हो रहा था, जो खून जिसके सभी मकाम के खलियात को पहुंचा रही थी। अब उसके बाद जब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाएगा तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको वरीद के ज़रिए यानी वेंस के ज़रिए, ये आपको आर्टरी के ज़रिए था, वाया आर्टरी था, और ये वाया वेंस जिसे कहते हैं, वरीद कहते हैं, इसके ज़रिए फिर लौट करके वे जो आपको वेना केवा है उससे राइट आर्किल में, राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी से आपको फेफड़े में, और फेफड़े के एल्यूमिनाई से बाहर जो है जिस्म के अखराज कर दिया जाएगा। तो जब ये आपको सिफिलिस होगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़? एनीमिया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये पूरा मरहला रुक जाएगा। या थ्राम्बोसाइटोपेनिया जिसमें थ्राम्बोसाइट की तादाद 2.5 से 4.5 लाख जो थी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, वो घट करके 1.5 लाख या इससे नीचे आ गई, तो उसको कैफियत को हम
थ्राम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और इसकी वजह से जो खून के जमने के इब्तदाई मराहिल हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और खून जम नहीं पाता है, इंसान के नाक से रतूबात का अखराज होने लगता है, जो स्नफस वगैरह जो आपने पढ़ा, जिससे जो है फासिद मादे का नाक से अखराज हो रहा है, इसी थ्राम्बोसाइटोपिनिया की बीमारी की वजह से हो रहा है। खून अंदर नहीं है बल्कि रतूबत बाहर निकल रही है। हिपैटोमेगैली मैंने पढ़ा दिया, हिपैटोस्प्लेनोमेगैली यानी लीवर और स्प्लीन दोनों के हजम में बढ़ोतरी जो है, इजाफा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब इसके ख़ास तौर से लेट, अब ये अर्ली सिफिलिस थे, अब लेट सिफिलिस। लेट सिफिलिस में क्या होगा, ये 2 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी में कभी भी दिखाई पड़ सकता है। पहले ये पूरा पैसिव, जरसूमा पैसिव स्टेज में पड़ा रहता है। किसी भी जरासीम के 2 स्टेज होते हैं, एक एक्टिव स्टेज होता है और दूसरा पैसिव स्टेज होता है। एक्टिव स्टेज में वो फसाद बर्पा करता है और पैसिव स्टेज में चुपचाप खामोशी से अंदर बैठा रहेगा, कोई हरकत नहीं करेगा। जैसे आपने फ्राग देखा है जिसको हाइबरनेशन कहते हैं, ये सिर्फ बरसात में नमो होते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो ये एक्टिव है। और दूसरा पैसिव, जब बरसात के अलावा वो खामोशी से मिट्टी में बने रहते हैं तो उसको पैसिव स्टेज कहते हैं। तो इसी तरीक़े से जरसूमा के भी 2 स्टेजेस होते हैं, एक्टिव स्टेज एंड पैसिव स्टेज। इस पैसिव स्टेज में जरसूमा खामोशी से जिस्म के अंदर छुपा बैठा रहेगा, कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन ज्यों ही इसके मुताबिक फ़िज़ा मिलेगी, यानी मदाफ़ती ताकत जब इंसान की कमज़ोर पड़ती है, तो ये हमारा दुश्मन जो छुपा हुआ है वो हमला आवर हो जाता है, खुल करके सामने आ जाता है, जिसको हम एक्टिव स्टेज कहते हैं, और ये फसाद बर्पा करता है, यानी सिफिलिस की वजह बन जाएगा। जब ये मराहिल 2 साल के बाद इंसान में देखने में मिलती है तो इसको हम कहते हैं लेट कंजेनाइटल सिफिलिस। अब इसके बाद ये सारे टेस्ट हैं, आप इस जो जदीद मेडिकल साइंस में दिए गए हैं, इसके ज़रिए आप जो है टेस्ट करा सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो है पेनिसिलिन को माना गया है, और ये पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट माँ को भी दिया जाएगा, बच्चे को भी दिया जाएगा और उसके वालिद को भी दिया जाएगा। 3 में से कोई भी शिकार हो सकता है। वैसे खुसूसन माएँ शिकार होती हैं, जिससे जो है नवमौलूद को होता है, और कभी कभी नवमौलूद जो है बाहर भी अपने आमाल की वजह से इस हमले का शिकार हो जाता है। प्रिवेंशन, जो इसको अगर रोकथाम करनी है तो सबसे पहले आप बार बार माँ को बच्चे की विलादत से पहले यानी हमल के दौरान ही उसका स्क्रीनिंग कराएं कि कहीं इस जरसूमा का शिकार तो नहीं है। अगर शिकार है तो उसका माकूल इलाज होना चाहिए। अगर माकूल इलाज नहीं होगा, उसका कुछ भी इंसुर, छोटा हिस्सा भी जिस्म के अंदर पैसिव स्टेज में पड़ा रह जाएगा, तो विलादत के बाद फ़ौरन 2 साल के अंदर अंदर या 2 साल के बाद ये ख़तरा लाहिक कर सकता है। अब ये आतिश खलकी का यूनानी तस्वुर का है, इसको एक मर्ज़ अफूनी मानते हैं, यानी अफूनियत, इतना फसाद का गलबा हो जाता है कि उसमें अफूनी कैफियत पैदा हो जाती है, यानी उसमें बदबू आने लगती है। और दूसरा जो है वबाई, ये जरसूमा के हमले में होता है, इसीलिए इसको वबाई भी कहते हैं। ये इसका जो सबब है फसाद खून है, और अफीनियत के साथ ज़ोफ़ तिफ़्ल, बच्चे, तिफ़्ल जो है बच्चे को कहते हैं, बच्चे में ज़ोफ़ जो है कमज़ोरी लाहिक हो सकती है। अब यूनानी अलामात वही होंगे, चाहे यूनानी में हो या जदीद में हो। रतूबत का अखराज नाक से, चकत्ते पड़ेंगे, उसके जो है कबीद और उसके स्प्लीन के हज़म में इजाफ़ा होगा, और ये इजाफ़ा इम्तला फसाद के जमूदगी की वजह से फसाद वहाँ आकर के खिल्त वहाँ आकर के जमा हो जाएंगे, इसलिए ये देखने को मिलता है। उसके कबीर के हज़म में इजाफ़ा हो जाएगा, उसके स्प्लीन के हज़म में इजाफ़ा हो जाएगा। वसूल इलाज, चूँकि ये मान के यूनानी में चला जाता है कि खून की ख़राबी ही असल बुनियाद है,
तो खून की इस्लाह करनी पड़ेगी, और दूसरा जो अफूनियत पैदा हो गई है उसको भी दिफाई की शक्लें अख्तियार किया जाएगा। और यह ख़ास तौर से जिगर और हाल को ख़तरे में डाल रहा है, इसलिए तक़वियत जिगर की कोशिशें की जाएंगी और मुदाफ़ती क़ुव्वत को जो है उमूमी तौर से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे इसका इस्लाह किया जा सके। और कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। हमने बताया कि बोन डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। बोन को आप जो है उज़्ज़ाम के नाम से जो है तिब्बी इस्तिलाह में जानते हैं। ये बोन्स में भी आपको दिक्कत हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, क्रैक आ सकते हैं, हल्के से सर पर टूट सकती हैं, पहले भी हो सकती हैं, बाद में भी हो सकती हैं। अगर एग्ज़ाम में बहुत मुख्तसर तौर पर लिखना चाहते हैं तो ये लाइनें आप मखसूस तौर से याद करें। कंजेनाइटल सिफिलिस इज़ ड्यू टू ट्रांसप्लेंटल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैपोनिमा पैलिडम। ट्रैपोनिमा पैलिडियम नामी जरसुआ के माँ से बच्चे में मुंतकिल होने की वजह से आतिश दिखाई पड़ता है। अर्ली फीचर्स जो है इसके जो शुरुआती अलामात क्या होंगे, उसके नाक से रतूबत का अखराज, नफस, रैस, पाम्स और सो, उसके जो हथेलियों पर या जो पैर के तलुओं पर चकत्ते दिखाई पड़ेंगे। हिपैटो स्प्लेनोमेगैली, उसके स्प्लीन में, उसके लीवर में साइज़ में इजाफा हो सकता है। एनीमिया देखने को मिल सकती है। अब अगर डायग्नोसिस आपको माँ का भी करना है, बच्चे का भी करना है, और पेनिसिलिन से ट्रीटमेंट जो है शुरुआती दौर में जितनी जल्दी डायग्नोस हो सके और जितनी जल्दी आप जो है अद्वियात शुरू कर दें और उसको जड़ से ख़त्म कर दें, यही जो है सबसे बड़ा प्रिकॉशंस है। फी